साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत अब अमूमन हमारे विषय चुनाव से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पूरा देश चुनावी माहौल में जा चुका है। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले 5 राज्यों में इसी 2023 में विधानसभा चुनाव भी होना है। सारे राजनीतिक दल अब जो कुछ भी कर रहे हैं वो चुनाव को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। खासतौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो 2 राष्ट्रीय जो दल हैं उनकी तो सारी गतिविधियां केवल और केवल चुनाव को केंद्र में रखकर है, और यही हमारा विषय है। हमारा आज का विषय है सत्ता की दरकार, घोषणाएं बेशुमार। इन राज्यों में जिन भी दलों की सरकार है वो पार्टी अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए, और जो सत्ता से बेदखल है वो अपने आप को सत्ता में लाने के लिए हर संभव घोषणाओं का इस्तेमाल कर रही है। सरकार से 4 साल तक जनता गुहार करती रहती थी, हमें ये दीजिए, ये दीजिए, ये दीजिए, जू नहीं रहती थी। पर अचानक अब सरकार को लगता है क्या ना दे दें। हर रोज एक नई घोषणा के साथ जनता रूबरू होती है। वहीं दूसरे राजनीतिक दल हैं जो सत्ता में नहीं है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, भूल मत कीजिएगा इन सरकारों की घोषणाओं में आने का, आप हमें सत्ता में लाइएगा, देखिए हम क्या कुछ नहीं ला देंगे। हद यह है कि घर बैठे क्या कुछ न उपलब्ध करा दिया जाए वोटर को, इसकी होड़ मच गई है। और सवाल इस बात का है कि जिस देश में चुनाव आयोग किसी वोटर को 100-200 रुपए देने के संदर्भ में भी मानता है कि यह अपराध है, और अगर कोई उम्मीदवार इस प्रकार के हथकंडे अपनाता है तो उसके चुनाव को ही निरस्त कर दिया जाए, उसी देश में राजनीतिक दल या सरकारें सीधे तौर पर वोट हासिल करने के लिए प्रलोभन के नित नए उपाय खोज रही हैं। वो चुनाव आयोग मौन है, अदालतें मौन है। तो सवाल इस बात का है कि अब जब आजादी का अमृत काल चल रहा है, 2023 से 2047 तक के सपनों को लेकर बात की जा रही है, उन सपनों के बीच में चल क्या रहा है? ये क्या कुछ ना दे दिया जाए। कोई हर महीने महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात कर रहा है, तो दूसरा बता रहा है मुझे मौका दो, मैं 1500 रुपए दे दूंगा। तीसरा काउंटर में बोल देता है कि हम बढ़ाते हुए 3000 तक भी दे देंगे। कोई 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कर रहा है, तो कोई स्कूटी दौड़ा देने की बात कर रहा है, कोई साइकिल की बात कर रहा है, तो कोई कार तक पहुंचाने की बात कर रहा है। तो कुल मिलाकर आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या इस देश के राजनीतिक दलों को अब वोट हासिल करने के लिए कोई भावी कार्यक्रम देने के संदर्भ में सोच नहीं रही। जिस देश में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के विकास की रूपरेखा रची जाती थी, उसी देश में जिम्मेदार राजनीतिक दल बस केवल इस हाथ दे उस हाथ ले के सिद्धांत पर क्यों आ रहे हैं, और इसके परिणाम भी हम सामने देख रहे हैं। जिस हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देकर सत्ता में आने के संदर्भ में सफलता हासिल की, उस हिमाचल की आज की ही खबर है कि नई बनी हुई सरकार इतने कम समय में ऐसी बदहाली की शिकार आर्थिक दृष्टि से हो गई कि वह अपने कर्मचारियों को आज तक वेतन नहीं दे पाई है। मई माह का आपको वेतन देने के लाले पड़ रहे हैं, इसके बावजूद भी घोषणाएं करने से आप बाज नहीं आ रहे। इसी पर हम बात करेंगे। इस गंभीर विमर्श का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और देश के सम्मुख उठ खड़े हुए इस ज्वलंत प्रश्न पर कुछ गंभीर विमर्श करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र महान व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी का दिया हुआ है। उन्होंने क्या कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि राजनीति में, साहित्य में, कला में, धर्म में, शिक्षा में अंधे बैठे हैं और आंख वाले उन्हें ढो रहे हैं। हरिशंकर परसाई ने जो ये बात कही थी, क्या देश की सियासत में अब इसी प्रकार का स्वरूप नहीं हो गया है? और वोटर भी क्या अपने तात्कालिक लाभ के लिए देश को कहीं पीछे नहीं छोड़ चुका है? क्योंकि अगर वोटर इन प्रलोभनों से प्रभावित नहीं हो रहा होता तो क्या संभव था कि राजनीतिक दल इसको अचूक अस्त्र मानकर लगातार इस्तेमाल कर रहे होते? विचार का विषय है, इसे जहन में रखते हैं और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं, जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में हम उल्लेख करते हैं देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी, देश का जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है अर्थात भारतीय जनता पार्टी, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारे साथ में रजनीश भास्कर गुप्ता है, नवोदित राजनीतिक दल है जिसने राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त किया है अर्थात आम आदमी पार्टी, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और इन तीनों के बीच में आईना दिखाने के लिए श्रवण गर्ग जी हमारे साथ हैं। पर खास बात यह है कि आज वह स्वयं रायपुर स्टूडियो में मौजूद है। तो श्रवण जी का विशेष तौर पर स्वागत इसलिए कर रहे हैं कि पहला मौका है जब वह हमारे स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन आप चारों का स्वागत करते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी से इसलिए करते हैं कि कांग्रेस की भविष्य की बड़ी संभावना प्रियंका गांधी कल जबलपुर थी और जबलपुर में उन्होंने धारा प्रभाव तरीके से घोषणाओं पर घोषणा की। उन्होंने कहा बस अब आप ला ही दीजिए हमें मध्य प्रदेश में सत्ता में, आप ला देंगे
तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे देंगे, हर महिला को 1500 रुपए दे देंगे, 200 यूनिट तक बिजली हाफ कर देंगे, 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर देंगे, किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। और अगर आपने हमें ला दिया तो हम पुरानी पेंशन योजना भी लागू कर देंगे। कहां लागू कर देंगे? उस मध्य प्रदेश में लागू कर देंगे जिसके कर्ज की कहानियां स्वयं कांग्रेस सुनाती है। तो जानना यह है सुरेंद्र राजपूत जी, जिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे दूरदर्शी राजनीतिज्ञ के आप लोग उत्तराधिकारी हैं, जिस परिवार से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ताल्लुक रखते हैं, वो किसी समय सियासत करते थे तो बताते थे कि देश को हम कहां से कहां ले जाएंगे। क्या हालत हो गई आपकी? अब आपको वोट देने के लिए वो दृष्टि, वो विजन, वो दूरंदेशी दिखाई नहीं देती। दिखाई देता तो केवल इतना कि इस हाथ में क्या ऐसा पकड़ा दे कि आपकी उंगली बटन हमारे लिए दबा दे। इस दारिद्र पर, इस दीनता पर कुछ कहेंगे सुरेंद्र जी? क्या ऐसी मजबूरी हो गई आपकी? अच्छा लगता है हिमांशु जी जब आप जैसा निरपेक्ष आदमी कहीं ना कहीं ऐसी बातें करता है और ये बात करता है जाकर के कि साहब क्या नाम, ये फ्री दे रहे हैं, ये फलानी चीज़ दे रहे हैं, ये कहीं कोई ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे कहीं देश कमजोर होने की बात कर रहा है या देश को, लेकिन ये सच नहीं है। 3-4 चीज़ें मैं आपको बड़ी स्पष्ट कहता हूँ जी। 1948 में जब देश में की बागडोर आई थी हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी, तो खैर राष्ट्रीय सरकार थी और 52 में पहली बार कांग्रेस की सरकार आई थी जी। तो मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं 3-4 चीजें कि कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था के अंग में जब आप सब शख्स को एक समान भाव से देखने की बात करेंगे, गरीब को आप ऊपर उठाने की बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था के अंग में हम अगर किसी को कुछ दे रहे हैं तो वो फ्रीबीज नहीं मानी जानी चाहिए, नंबर 1, क्योंकि हम कोई घूस नहीं दे रहे हैं, उनका हक दे रहे हैं। और हक हमने आज से देना नहीं शुरू किया है, हक हमने पहले से आज़ादी के समय से देने की बात करी है। चाहे वो संविधान में हमने आरक्षण की व्यवस्था की, सामाजिक उत्थान की बात करी, तमाम ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं, विशेष रूप से सांप्रदायिक पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में, सामंती पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में, या क्या नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, जो लोग ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं आरक्षण जो है वो सामाजिक आधार पे नहीं होना चाहिए, अब आरक्षण बंद हो जाना चाहिए, आरक्षण हम बंद कर देंगे। मोहन जी भागवत जी का 2015 का बयान आपके सामने है। उसके अलावा विभिन्न जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के जो सामंती चेहरे हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, उनका हमेशा कमोवेश यही बयान आता है कि सामाजिक आरक्षण को हम खत्म कर देंगे। लेकिन ये हमने संविधान में कर दिया तो किसी की ना हैसियत है, ना हिम्मत है, ना हौसला है कि उसको वो कम कर सके या बंद कर सके। समानुपातिक आरक्षण हमने क्यों दिया? क्योंकि नीचे से लोग ऊपर आ सके। उसी तरीके से किसान को सबसे ज्यादा जब जरूरत होती है तो किसान को चाहे खाद पे सब्सिडी देने की बात हो, चाहे बिजली पे सब्सिडी देने की बात हो, चाहे क्या नाम डीजल पेट्रोल पे सब्सिडी देने की बात हो, या उनके माइनर इरिगेशन में नलकूपों को सरकारी सहायता से नलकूप लगाने की बात हो, ये सारी की सारी चीजें कांग्रेस ने उस वक्त दी जिस वक्त कोई सोच नहीं सकता था। और जिसका क्या नाम चीजें क्या हुई कि 1760 करोड़ रुपए का बजट, आज की डेट में हम 34 लाख करोड़ का बजट हमने कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को सौंपा था, जो आज वो 44 लाख करोड़ का कर पाए, बैंक ब्याज के हिसाब से, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। एक्चुअल में वो 34 लाख करोड़ का बजट। कारण है कि अगर संपूर्ण और समग्र विकास में आप अंत के आदमी को अगर आप सहायता नहीं देंगे तो कैसे खड़ा हो पाएगा? आप मुझे बताइए। किसान से आप ले तो सब ले रहे हैं, लेकिन किसान को देने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम न्याय योजना लेकर के आने की बात करते हैं कि जिसमें पर किसान को, पर गरीब परिवार को 6,000 रुपए की बात पर मंथ देने की बात हो, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट में आएगा। मार्केट की इकोनॉमी घूमती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मनरेगा है। मनरेगा में जब हमने कहा तो तमाम लोगों ने हमसे कहा कि क्या ये कर रहे हैं, क्या नाम केंद्र का धन लुटा रहे हैं। लेकिन जिस वक्त मनरेगा हुई थी, आपको भी याद होगा हिमांशु भाई, कि पूरी दुनिया उस वक्त आर्थिक मंदी की चपेट में थी। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का, कांग्रेस का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का विजन था कि वेल्थ ट्रांसफर स्कीम हमने की। बहुत माफी के साथ सुरेंद्र राजपूत जी, मैंने तो खुद अपने शुरुआती वक्तव्य में ये कहा
कि क्या दृष्टिकोण था कांग्रेस का, क्या उसकी रीति नीति थी, पर इस होड़ में कहां पहुंच गया। मनरेगा, मेहनत के आधार पर भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने वाली कांग्रेस आज बैठे हुए को बांटने की होड़ में शामिल हो गई। यही तो सवाल है। आप लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराना चाहते हैं। आप तो ये देख रहे हैं कि अगर शिवराज सिंह चौहान ने हर महिला को 1000 रुपए लाडली बहना कहकर देने का प्रावधान कर दिया तो यार वोट का अपना क्या होगा। तो कमलनाथ जी बोल दिए, प्रियंका जी ने ऐलान कर दिया, क्या बात करते हो, हम 1500 दे देंगे, वोट हमें दीजिए। इस होड़ में आ गया। यही आपका दृष्टिकोण है। आप 2004 से लेकर 2014 तक देश की सरकार में रहे। पुरानी पेंशन योजना के संदर्भ में आपने चू तक नहीं की। अब जब आप सिरे से खारिज हो रहे हैं तो आपको कर्मचारियों के वोट हासिल करने के लिए, सहानुभूति हासिल करने के लिए यह ऐलान करने में 1 मिनट नहीं लग रहा है कि हम पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। हिमाचल में सरकार में आने के बाद आज की खबर है 13 तारीख हो गई, वेतन नहीं दे सके आप। इस दारिद्र के संदर्भ में, इस दीनता के संदर्भ में कुछ कहिए ना सुरेंद्र जी। आपने अतीत में क्या किया उसको तो बात कर चुके। अभी आप जिस होड़ में शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए, आम आदमी पार्टी का मुकाबला करने के लिए, तो यही नुस्खा समझ में आया कि भाई अपन भी बांटने के होड़ में शामिल हो जाओ। आप 1000, हम 1500। शिवराज जी ने कह दिया मैं 3000 दूंगा। कहां जाएगा देश। यही तो समस्या है। आप लोग, असल बात जो अभिजात्य वर्ग का प्रतिनिधित्व लोग करते हैं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं लेकिन सोच की बात कर रहा हूं, वो बट नेचुरल है कि वो यही बात कहेंगे। उन लोगों को एक बड़ा गुरूर रहता है। कहते हैं ना, जिसको बड़ा गुरूर है कि वो मजे में है, या तो वो फकीर है या नशे में है। एक फकीर देश में है, आपके सामने है, और एक अभिजात्य वर्ग के लोग हैं जो नशे में हैं आज की डेट में। अगर हम किसी को महिला सम्मान के नाम पर उनको खड़ा करने के लिए बात करते हैं, हम स्वाभिमान के नाम पर बात करते हैं, वृद्धावस्था पेंशन के नाम पर बात करते हैं, हम महिलाओं को सशक्तिकरण में 1500 रुपए या 2000 रुपए देने की बात करते हैं, वृद्धों को अगर हम 2000 रुपए देने की बात करते हैं, जैसे हमने हरियाणा में देकर के दिखाया, पंजाब में देकर के दिखाया, तो उसको आप इस तरीके की फ्रीबीज या वैचारिक दारिद्र्य बोलते हैं। इसका हमें अफसोस है क्योंकि हम आपको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन चूंकि प्रतिनिधित्व तो उस बहुत अच्छी बात है सुरेंद्र राजपूत जी। तो शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन करेंगे ना आप। महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने लाडली बहना योजना लागू की है। 1000 रुपए हर महिला को मध्य प्रदेश में उपलब्ध कराने की योजना को न केवल घोषित कर दिया बल्कि चालू भी कर दिया। पैसे खाते में आ भी गए। अभिनंदन करेंगे आप शिवराज सिंह चौहान का, भाजपा की सराहना करेंगे। हाँ, बिल्कुल। अगर हम शिवराज जी का अभिनंदन करते, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, अगर उन्होंने ये योजना लागू कर दी होती, हम बिल्कुल अभिनंदन करते उनका कि क्या नाम, वो अगर पिछले 18 सालों से दे रहे होते, अब पूरी तरीके से अभिनंदन करते। मनरेगा तो आप नहीं कह सकते ना। आज की डेट में उसी मनरेगा को कहते थे ये लोग कि ये तो साहब, ये तो विफलता का ढोल है, हम बजाएंगे। संसद में कहा था, किसने कहा था, वो आपके सामने है। अगर शिवराज सिंह चौहान जी इस चीज को आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले करते, हम बिल्कुल पूरी तरीके से हाथ जोड़कर अभिनंदन करते। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान इस समय भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं, उनको सरकार और सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए वो, और हमारी क्या नाम, हमने पहले से कमलनाथ जी ने घोषणा कर दी थी, इसलिए वो 1000 रुपए की बात कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं सिर्फ चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं वो चुनाव को दृष्टिगत लेकर कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी का कहना है मैं शिवराज सिंह जी का अभिनंदन कर देता अगर 18 साल पहले उन्होंने कर दिया होता। वो 18 साल से मुख्यमंत्री है। पर कांग्रेस इस देश में सत्ता में कब से है, विचार का विषय है। कांग्रेस ने क्यों नहीं लागू किया, यह भी विचार का विषय है। ओल्ड पेंशन योजना के संदर्भ में सुरेंद्र राजपूत जी मौन रह गए। अगली बार आऊंगा तब आपसे इसके संदर्भ में उत्तर लूंगा सुरेंद्र जी कि 2004 से लेकर 2014 तक अटल सरकार के समय पर लिया गया पुरानी पेंशन योजना को बंद करने का फैसला, उस समय आपको खराब क्यों नहीं लगा। अब देश में बात बन नहीं रही तो पुरानी पेंशन योजना आपको इतना क्यों भाई। सवाल रहेगा, उत्तर आपसे लेंगे। लेकिन अभी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मुझे जाना है रजनीश भास्कर गुप्ता के पास। क्या निशाने पर आम आदमी पार्टी रही है। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में की गई मुफ्त की घोषणाओं ने यह नई राह दिखाई। पहले दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में इस मुफ्त के संदर्भ में चर्चा आती थी पर पूरा देश प्रभावित नहीं था। पर दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली के मॉडल ने कहीं ना कहीं बाकी राजनीतिक दलों को विचार करने के लिए बाध्य कर दिया और इस होड़ में पूरा देश लग गया, अर्थात देश के सारे राजनीतिक दल लग गए। क्या कहते हैं रजनीश भास्कर गुप्ता जी, मस्ती में जियो कर्ज लेकर घी पियो,
चारवाक इस देश में जब भी रहे तब रहे, पर सही रूप में फलीभूत करने के लिए अब आपने जो राह दिखाई है सब दौड़ पड़े हैं। कितना मुग्ध हैं। अरविंद केजरीवाल बोलते थे हम राजनीति की दिशा बदल देंगे, बदल गई। कितने मुग्ध हैं आप अपनी इस उपलब्धि पर? देखिए, मैं बहुत ही खुश किया। अरविंद केजरीवाल जी ने भी अभी ट्वीट करके भी बताया कि आम आदमी पार्टी एक सोच के साथ आई थी राजनीति की दिशा और दशा बदलने के लिए। ना हमें जात की राजनीति करनी थी, ना हमें धर्म की राजनीति करनी थी। जो देश को नंबर 1 बनाने के लिए देश के जो गरीब तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, बड़े लोग हैं, सबको एक साथ लेकर धर्म और जाति से ऊपर उठ के विकास की राजनीति, भारत देश को नंबर 1 बनाने की राजनीति और करप्शन फ्री राजनीति के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी आई थी। और देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि आज आम आदमी पार्टी जिस तरह से काम कर रही है उससे देश की जनता जिस तरह से खुश है। और इन चीजों को अब कांग्रेस पार्टी वाले भी, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग सभी इन चीजों को देखिए। एक तरफ तो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के इवन प्रधानमंत्री जी फ्रीबी करके गालियां बकते रहते हैं अरविंद जी को कि देश को लुटा दिया, देश के धनों को लुटा देते हैं। लेकिन अंतोगत्वा आप क्या देखते हैं कि उनकी खुद की सरकारें अब फ्रीबी के इसी लाइन में होर में आ गई है। चाहे आप कर्नाटक में देखें, ट्रू कॉपी है जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मैनिफेस्टो बनाया, जो जाके उन्होंने पंजाब में दिया, उसकी कॉपी की गई कांग्रेस के द्वारा कर्नाटक में विजय हुई। अब उसकी कॉपी बीजेपी के भी द्वारा भी अब देखे, चाहे बिजली 200 यूनिट्स बिजली मुफ्त देने की बात हो या 1000 रुपए महिलाओं को देने की बात हो, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की सोच और इनकी फ्रीबी में एक फर्क है, बुनियादी फर्क है। वो नैतिकता का फर्क है, वो नैतिक सोच का फर्क है। हमने वोट की राजनीति के लिए कभी भी ये फ्रीबी नहीं दी। हमारा ये मानना था, हमारा ये कंसेप्ट है कि यदि देश का एक एमएलए, एक सांसद को 2000-3000 यूनिट फ्री सरकार बिजली देती है, उनको रहने के लिए आवास मिलते हैं, उनको फ्री का पानी मिलता है, तो देश की आम जनता जिनसे हम टैक्स कलेक्ट भी करते हैं, चाहे परोक्ष रूप से में करे, प्रत्यक्ष रूप में करे, उनको ये सुविधाएं क्यों नहीं मिली? उनको 200 यूनिट की बिजली की सुविधाएं क्यों नहीं हुई, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति खुद तो समृद्ध होगी? तो हमारी सोच एक अलग सोच थी। आपकी सोच ने तो नई ऊंचाई ले ली है। 8 लाख के पर्दे अरविंद केजरीवाल के घर पे लग गए, 45 करोड़ का घर का रिनोवेशन हो गया। तो ये आपकी जो फ्री भी है, अगले चुनाव में उम्मीद करें कि 8 लाख के पर्दे अगर केजरीवाल जी के यहाँ लग रहे हैं तो हर व्यक्ति के घर पे 80,000 के पर्दे लग जाएंगे। अगली घोषणा की उम्मीद करें आपसे रजनी जी, क्योंकि आपकी तो सोच बिल्कुल अलग है ना। ये लोग जितना सोच नहीं पाते उससे ज्यादा आप कर दिखाते हैं। क्या कहते हैं रजनी जी? ये गलत धारणा है, गलत न्यूज है मीडिया के अंदर। पहले मुझे बोलने दीजिए 2 बातें। पहली बात तो यह है कि हमने जब फ्रीबी दिया था, जिसको आप लोग फ्रीबी कहते हैं, वो समाज के जो छोटे तबके के लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, जो गरीब है, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए दिया था और कभी भी वोट की राजनीति के लिए नहीं किया था। आज यदि कांग्रेस पार्टी इस तरह की फ्रीबी दे रही है, चुनाव के समय यदि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इसकी घोषणा कर रहे हैं, जब 3 महीने 4 महीने के बाद राज्य में चुनाव है, तो इनका केवल और केवल एक ही एजेंडा है कि किस प्रकार से वोट बैंक को प्रभावित किया जा सके। तो इनकी नियत में और अरविंद केजरीवाल की नियत में जमीन आसमान का फर्क है। बड़ा कमाल की बात बताई रजनी जी आपने। तो मतलब आपने 20,000 लीटर पानी मुफ्त करने की बात की, उसके लिए वोट नहीं चाहिए था आपको, ये तो आपका मन हुआ इसलिए दे दिया। बिजली में सब्सिडी के संदर्भ में आपने जो प्रावधान किया, जिसमें कोई आय वाय का मतलब नहीं था, हर एक को छूट, तो उसमें भी आपकी वोट के संदर्भ में कोई इच्छा नहीं थी। पंजाब में आपने घोषणाएं की और बाद में तनख्वाह देने के लाली पड़ गए, उसको लेके कोई दिक्कत नहीं है। वो सब आपने वोट के लिए नहीं किया था। वोट के लिए अगर कर रहे हैं तो केवल भाजपा और कांग्रेस कर रहे हैं। तो चिंतामणि जी मेरे साथ में है, वो मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं चिंतामणि जी, जहां पर चुनाव होने हैं। शिवराज जी के हाथ एक नहीं दोनों खुल गए, क्या ना निकल जाए। अभी हम कार्यक्रम करने जा रहे थे तभी खबर आई कि आज राजगढ़ में भी उन्होंने घोषणा कर दी, किसानों को सम्मान निधि के तहत भारत सरकार 6,000 रुपए सालाना दे रही थी, मध्य प्रदेश सरकार 4,000 रुपए सालाना दे रही थी, अब 6,000 देंगे। खबर यह भी आती है हर 15-20 दिन में कि मध्य प्रदेश सरकार ने 1,000 करोड़ का कर्ज फिर ले लिया, फिर कर्ज ले लिया। लेकिन खबर यह भी आ रही है दे दिया दे दिया दे दिया। क्या लेने के लिए, ऐसा देने के लिए उतावलापन है? चिंतामणि थोड़ा बताइए ना। अपनी सरकार की नीति, अपने सरकार के काम, सुशासन, इन सब पे भरोसा नहीं रहा कि लग रहा है हर वोटर के पास में कैश पहुंच जाए ताकि वोट सुनिश्चित हो जाए।
देखिए, सुशासन का उद्देश्य भी जन कल्याण ही होता है जी। और मैं सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा था अभी कि मैं शिवराज जी का अभिनंदन करता, ये इनका निरा झूठ और पाखंड है। अगर इनको वास्तव में अभिनंदन करना होता तो उस दिन अभिनंदन किया होता जिस दिन इस प्रदेश में पिछले 10 साल से 0% ब्याज पर किसानों को ऋण मिल रहा है। 0% ब्याज पर जी। इस प्रदेश में संबल जैसी योजना है। पूरी दुनिया में कहीं सोशल सिक्योरिटी की ऐसी कोई योजना नहीं है जो संबल में जीवन में बच्चे के आने से लेकर के, गर्भ में आने से लेकर के मृत्यु तक की सारी जन कल्याणकारी योजनाएं उसमें है। जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है उनको माताजी को पैसे देना, अगर वो प्रसव के लिए जाती है तो गाड़ी लेने आएगी, फिर उसको 16,000 रुपए मिलेंगे, फिर उसको छुट्टी मिलेगी। उसके बाद बच्चे के जितनी लड़कियां 12वीं तक की, उन सबकी शिक्षा फ्री है मध्य प्रदेश में। सबको साइकिल फ्री है, ड्रेस फ्री है। और युवाओं को चाहे उसकी 50 लाख फीस लगती हो, उसको विदेश में पढ़ाने का जिसका सिलेक्शन होता है, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और पिछड़ा वर्ग के लोगों को, बच्चों को, और इवन निर्धन वर्ग आयोग का भी अगर कहीं बना है तो मध्य प्रदेश में बना है। जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं मध्य प्रदेश में इतनी तो कहीं नहीं है। आप बात कर रहे हैं कम से कम 25,000 करोड़ प्रति वर्ष बिजली के सब्सिडी में देती है सरकार। तो ये तो करती रही है, इसमें आपने तब अभिनंदन नहीं किया, अब आपको अभिनंदन याद में आ गया। दूसरा, जहां तक कांग्रेस की बात है कि ये फिर से रूप बदल करके ठगने आए हैं, क्योंकि आप देखिए कि पहले राहुल गांधी जी आए, राहुल गांधी जी ने कहा कि 1, 2, 3, 4, 10 दिन में अगर नहीं होगी तो हम सरकार भंग कर देंगे। 15 महीने तक मुख्यमंत्री हटा देंगे। 15 महीने तक इन्होंने किसानों के कर्जे माफ नहीं किए और हरे पीले नीले फॉर्म भराते रहे। आज भी केवल चुनाव जीतने के लिए घर घर जाकर के फॉर्म भराने के हम 1500 देंगे। क्या आपको संवैधानिक अधिकार है कि आप महिलाओं के पास जाकर के फॉर्म भराएं? उस समय वादे किए कि हम स्कूटी दे देंगे, स्कूटी नहीं दी महिलाओं को। उस समय वादे किए हम समूह जो है, थोड़ा आप बहुत तेज रफ्तार में हैं, पर हमारे सवाल तो बीच में लेते रहिए ना। ये इन्होंने फार्म भराए, इनको क्या संवैधानिक अधिकार है? पर हमें तो याद है 90 के दौर में आपने भी फार्म भराए थे कर्ज माफी के संदर्भ में। विजय राजे सिंधिया जी उस समय हुआ करती थी। आपको संवैधानिक अधिकार था क्या कर्ज माफी के? उस समय आपने फार्म भराए थे। जो आज आपको बड़ी दिक्कत हो गई है, ये महिलाओं से फार्म क्यों भरवा रहे हैं? तो थोड़ा बताएं। भारतीय जनता पार्टी को संवैधानिक रूप से अधिकार था फार्म भरवाने का, कांग्रेस को अधिकार नहीं है फार्म भरवाने का। थोड़ा बताएं ना वो कौन सा संविधान की धारा के तहत है? ये दूसरी बार धोखा देने आए। इसी तरह के फॉर्म इन्होंने पीले नीले और तमाम तरह अरे के। मेरा तो आपसे एक सवाल है चिंतामणि जी, थोड़ा मुझे ज्ञान दीजिए ना। आप जैसा विद्वान व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है। भाई इतने सारे लोक हितकारी काम मध्य प्रदेश में चल रहे थे, फिर भी हालत ये रही कि कोई महिला सशक्त नहीं हो पाई और हर बहना जो है 1,000 रुपये महीना की मोहताज रह गई। थोड़ा इस विषय में बताइए ना। जब आपने इतने सब कमाल के काम किए तो भी लोग लाइन में लग के 1,000 रुपए के लिए खड़े हैं, तो फिर आपके कामों का, प्रयासों का, उपलब्धियों का हुआ क्या चिंतामणि? थोड़ा इस विषय में रोशनी मिले ना। जब इतना अच्छा काम हुआ तो ये 1,000 रुपए की खैरात लेने के लिए लोग लाइन में क्यों लग गए? और आज जो है सरकार के प्रयासों से बढ़कर के वो 92-95 तक हो गया। और इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे लाडली लक्ष्मी योजना चली कि जो भी बच्ची मध्य प्रदेश में पैदा होगी वो 18 वर्ष की होते होते 1 लाख लखपति हो जाए, उसके खाते में 1 लाख जमा हो जाएगा। ये विशेष योजना केवल मध्य प्रदेश में आकार ली है। और अब वही जो लाडली लक्ष्मी योजना है उसको 1.5 लाख कर दिया गया। तो आप देखिए कि ये सरकारी योजना तो चलती रही है। अगर महिलाओं को, जो मध्यम वर्गीय और गरीब महिलाएं हैं, उनको अगर 1,000 रुपया दिया जा रहा है चुनाव के लिए, नहीं, हमने ये नहीं कहा कि आप वोट दे देना। ये कह रहे हैं कि हमको वोट दोगे, हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे। हम ये नहीं करें कि हमारी सरकार आएगी तो आपका साफ कहना है ना, पैसे मिले हैं वोट भले ही मत देना, ऐसा आपका कहना है? आपकी वोट को लेके कोई अपेक्षा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, आप जनता से वोट की कोई उम्मीद नहीं करते, ऐसा कह रहे हैं चिंतामणि जी आप? नहीं, वोट की प्रार्थना, वोट का निवेदन तो करेंगे क्योंकि हम जन कल्याणकारी कार्यों को करते हैं। हमारी सरकार जो है सुशासन देती है। हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया और आज मध्य प्रदेश की स्थिति इनकी सरकार से तो बेहतर है। इनकी जो सरकार, एक बात बताओ आप, ये आपने जो कदम बढ़ाया, एक कदम रखा कब जाएगा विकसित का? 18 साल तो हो गए भाई। 18 साल बाद भी आप यही बोल रहे हो विकसित राज्य बनाने के लिए कदम बढ़ाया। तो भाई कदम जमीन पे आएगा कब? अभी आपके मध्य प्रदेश की आधी आबादी 1,000 रुपए महीना के लिए टकटकी बांध कर देख रही है।
ऐसा आप ही बता रहे, देखो कितनी बहनें लाइन में खड़ी हुई हैं, कितनी हजारों बहनें हैं जो इस 1000 रुपए से मुग्ध हो गई हैं। तो आधी आबादी तो वहां खड़ी हो गई। आज ही घोषणा हुई कि भैया 4000 रुपए जो मध्य प्रदेश सरकार देती थी ना किसानों को सम्मान निधि, अब 6000 रुपए देंगे, 500 रुपए महीना। तो आप ये बताओ कि आपके सारे कामों का हुआ क्या? किसान 500 रुपए महीना के लिए मोहताज है, उसे 500 रुपए महीना देकर आप स्वयं इतने गर्वित हैं कि कितना बड़ा कमाल आप कर रहे हैं। महिलाओं के लिए आप इस बात में गर्वित है कि उन्हें 1000 रुपए महीना मिलेगा, वो जीवन को धन्य माने। तो भाई ये तो बताओ चिंतामणि जी, देश जा कहां रहा है, प्रदेश जा कहां रहा है? अगर 1000 और 500 रुपए में ही लोग अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं तो फिर वाकई हम जा कहां रहे हैं? देखिए, राजनीतिक और सैद्धांतिक दोनों विषय अलग है। अब राजनीतिक विषय की बात करेंगे तो जवाब दूसरा होगा, आप सैद्धांतिक विषयों की बात करेंगे, मुझे लगता है कि ये विषय सैद्धांतिक ही होना चाहिए। वास्तव में इस तरह की, जिस तरह कांग्रेस जो है बेसिर पैर की बातें कर रही है कि हम ओल्ड पेंशन लागू कर देंगे, ये कर नहीं सकते क्योंकि पैसा सारा अधिकरण के पास जमा है। और अगर ये था तो जो मैं आप ही के प्रश्न को फिर दोहराता हूं कि 10 साल में इन्होंने क्यों नहीं किया, और उसके बाद भी अगर इन्होंने राजस्थान और अन्य स्थानों पर किया तो क्या देना शुरू कर दिया? मतलब आज बस हमें सत्ता में ला दो, 20 साल बाद हम होंगे नहीं होंगे, आपका क्या होना है हमें नहीं मालूम, लेकिन किसी भी तरह हमें सत्ता में ला दो। इस तरह के गैर जिम्मेदार विषय ये उठा रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं। 80% बहुत चिंतित है भाई, ये देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल किस तरीके की बातें करने लगा है, किस तरीके की घोषणाएं करने लगा है, किस तरीके के वादे करने लगा है। सबसे पुराना राजनीतिक दल भी हो, सबसे नया राजनीतिक दल राष्ट्रीय, दोनों ही बहुत परेशान किए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन इन दलों की द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों से देश का विचारवान वर्ग क्या महसूस कर रहा है, कितना आनंदित है, कितना आह्लादित है या कितना आशंकित है, यह समझने के लिए मैं श्रवण जी आपके पास आना चाहता हूं। कितने मुग्ध हैं आप अमृत काल की इस बेला में? क्या आपको लग रहा है कि आम आदमी, गरीब आदमी, विपन्न आदमी अब राजनीतिक दलों के केंद्र में आ गया, अब वाकई उनकी चिंता की जा रही है? या आप महसूस कर रहे हैं कि कुल मिलाकर अब वोट केंद्र में आ गया है और वोट मेरे पास कैसे आए इसके लिए कितना भी नोट खर्च करने के लिए हर राजनीतिक दल तैयार हो गया है? क्या कहते हैं? देखिए हिमांशु जी, पूरा मामला यह है कि पैरों से और हाथों से विकलांग व्यक्ति को आप बैसाखियां देना चाहते हैं कि कृत्रिम अंग देना चाहते हैं जिससे कि वो दौड़ सके, रोजगार कर सके। ये जो पूरी की पूरी कवायद है ये बैसाखियां देने की है। दुनिया के किसी देश में ये नहीं होता। मैं तो सारी दुनिया के कई मुल्कों में होके आया, जाता रहता हूं। ये हमारे यहाँ जो चल रहा है वो बहुत ही एक तरह का नैतिक और राजनीतिक दोनों भ्रष्टाचार है, और अब एक सांप्रदायिक भ्रष्टाचार और जुड़ गया है उसमें। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ जो हो रही है वो कांग्रेस को लेकर हो रही है। भाजपा का संकट तो समझ में आता है कि वो, उसको लग रहा है कि सत्ता जा रही है हाथ से, तो जाते जाते सब कुछ समाप्त करके जाना चाहती है। सारे संवैधानिक संस्थाओं को, खजाने को केवल सत्ता बचाने के लिए। आम आदमी पार्टी का भी समझ में आता है कि उसको सत्ता चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। 2011 में भ्रष्टाचार की समाप्ति के नारे के साथ आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। रामलीला मैदान में मैं उपस्थित था 2011 में जी। आज भ्रष्टाचार के मामले में उसके दो मंत्री जेल में हैं। केजरीवाल रामलीला मैदान में कहते हैं 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, कि आप एक मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दीजिए, हमारे पास और 100 मनीष सिसोदिया हैं और हमारे पास 100 और सत्येंद्र जैन हैं। उनका ये कहना है कि अभी 100 मनीष सिसोदिया और हैं भ्रष्टाचार करने के लिए और 100 सत्येंद्र जैन और हैं। वो इस बात को चुनौती नहीं दे रहे हैं कि इन पर आरोप गलत लगे हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो ये हमारे साथी
कांग्रेस के उन्होंने जो कहा या जो प्रियंका जी ने कल वहां कहा या किया, राहुल गांधी के नेतृत्व में और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में एक नई कांग्रेस के जन्म की लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, कर रहे थे, मैं भी कर रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं, कि कांग्रेस उस मोड से निकलेगी जब जनार्दन पुजारी के लोन मेले आयोजित होते थे और बैंकों को तबाह कर दिया गया उन लोन मेलों के जरिए। कुछ नया ब्लूप्रिंट मिलेगा। आप क्या हासिल करना चाहते हैं राजपूत जी? 500 रुपए में सिलेंडर देकर या 100 यूनिट बिजली फ्री देकर या 200 यूनिट आधी दामों पर देकर महिलाओं को 1500, 2000 या किसानों के कर्जे माफ करके, ये एक कंपटीशन जो चली है आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बीच में, उसमें कांग्रेस क्यों डालना चाहती है अपने आप को? कांग्रेस क्यों नहीं मना करती है कि हम ये सब नहीं करेंगे, हम एक नए किस्म की राजनीति करना चाहते हैं, महिलाओं को रोजगार देंगे, उनके घरों में युवाओं को रोजगार देंगे, हम ये कहें कि बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। ये किसकी कीमत पर कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि, आरोप लगा रहे हैं कि जो सुविधा भोगी लोग हैं, महलों में जो बैठे हुए लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं। मतलब आपका कहना है कि मैं नहीं चाहता हूं और मेरे जैसे और लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह की चीज हो। आप बताइए कि क्या चाहते हैं आप? देश की अर्थव्यवस्था को कहां ले जाना चाहते हैं? और भारतीय जनता पार्टी बताए कि जिस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की वो बात कर रही है, वो कहां से पैदा होने वाली है? मुझे एक आश्चर्यजनक चीज ये लगती है जो इन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कही कि जब सांसदों को, विधायकों को मुफ्त बिजली, मुफ्त टेलीफोन, मुफ्त आवास मिलता है, घोषणा करना चाहिए आम आदमी पार्टी को कि उसके जितने विधायक हैं उनको ये सारी सुविधाएं समाप्त की जा रही हैं। आम आदमी पार्टी के विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने के प्रस्ताव पेश किए गए हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप विधानसभाओं में बैठकर कुछ और बात करते हैं, चैनलों पर बैठकर गरीब आदमी की बात करते हैं। मुझे लगता है कि मतलब जो आम आदमी है, जिस आम आदमी की बात आप कर रहे हैं, वो तो तीनों दलों की तरफ और चारों दलों की तरफ या सभी दलों की तरफ बहुत ही इतने गुस्से के साथ देख रहा है कि ये हो क्या रहा है देश में। जो टैक्स देने वाला आदमी है, जो ईमानदार आदमी है, आप जरा ये तो बात करिए कि जीएसटी कितनी चीजों पर लगा हुआ है। क्या लगातार इसी तरह देश में कुछ लोगों को करों के नीचे धकेला जाएगा आपका खजाना भरने के लिए या आपकी योजनाओं की पूर्ति के लिए? जैसे ही सत्ता जाने लगती है उस तरह की घोषणाएं होने लगती है, जैसा शिवराज सिंह कर रहे हैं। और जैसे ही सत्ता प्राप्ति के दरवाजे खुलने लगते हैं, वैसे कांग्रेस जो कर रही है वो चीजें होने लगती है। नागरिकों के सामने या मतदाताओं के पास कोई विकल्प नहीं है कि वो किन लोगों के पास जाए और किन लोगों से अपनी बात करे। एक उम्मीद है राजपूत जी कांग्रेस से लोगों को, एक नई किस्म की व्यवस्था की। आप जो कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था कर रहे हैं, आपको शायद या तो मुझ में समझ की कमी है कि वेलफेयर स्टेट के
क्या मतलब होते हैं, दुनिया में कल्याणकारी राज्य किस तरह के हैं, ये भ्रष्टाचारी राज्य की व्यवस्था है। और इसमें जो नैतिक भ्रष्टाचार है वो जो कांग्रेस की नई पीढ़ी है, जो राहुल गांधी बाहर जो बातें कर रहे हैं स्टैनफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, और ये जो कांग्रेस के नेता जबलपुर में जो कर रहे हैं, या मोदी जी जो भाषण देते हैं बर्लिन में और साउथ कोरिया में कि देश को कितना आत्मनिर्भर बना दिया है और देश को कितना अपंग बना दिया गया है, ये शर्म की बात है, राष्ट्रीय शर्म की बात है कि 85 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज दिया जा रहा है। कोई राजनीतिक दल इस पर बात करने को तैयार नहीं है। किसी के घोषणा पत्र में यह नहीं है कि हम ये जो मुफ्त का अनाज दिया जा रहा है इसमें से 5 करोड़ लोगों को इस काबिल बना देंगे कि उनको मुफ्त के अनाज की जरूरत नहीं होगी। हिमांशु जी, आपका जो सवाल है, मैं जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूं जी, वो वर्ग भी काफी बड़ा है और निश्चित रूप से उस वर्ग के वोट की, मतदान की इनको चिंता नहीं है, किसी भी पार्टी को जरूरत नहीं है। तो इसलिए उसकी बात का कोई संज्ञान कोई पार्टी लेगी मुझे नहीं लगता है। तो इसलिए जो चल रहा है वो यही चल रहा है कि या तो रेवड़ियों के आधार पर आप लोगों को मतदान केंद्रों पर प्रेरित करिए या सांप्रदायिकता के आधार पर करिए। खड़ा कीजिए। लेकिन मैं श्रवण जी आपसे एक विषय पे जानना चाहता हूं। पुरानी पेंशन योजना ये 2024 के संदर्भ में विषय होने जा रही है। जिन राज्यों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, विश्लेषक इस आकलन के साथ में कहीं ना कहीं पुरानी पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण कारक रही है, खासतौर पर हिमाचल के संदर्भ में। कांग्रेस शासित राज्यों में यह घोषणा कर भी दी गई कि वो लागू कर दी गई है। आम आदमी पार्टी भी उस होड़ में शामिल है। इस संदर्भ में आप ज्यादा प्रखर पत्रकार तो सोचता होगा ना, जिस विषय पर सारे दलों ने 2002-03 में सहमति दी थी, सारे दलों की सामूहिक सहमति के साथ उस पेंशन संबंधी प्रावधानों को खत्म करके नई पेंशन योजना को अस्तित्व में लाया गया था और यह कहते हुए लाया गया था कि देश के आर्थिक हालात, देश के संसाधन के साथ न्याय करने के लिए बेहद जरूरी है। वो सारे राजनीतिक दल पीछे मुड़ने के लिए तैयार हो गए। क्या कहते हैं आप इस पर? देश वाकई पीछे नहीं छूट गया इन दलों की प्राथमिकताओं में? देश कहीं है नहीं इस समय। जो प्राथमिकताओं की जो सूची है उसमें सबसे पहले नंबर पर सत्ता है जी, और वो सत्ता किसी भी कीमत पर प्राप्त होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि जो मैं कर्नाटक के बारे में सुन रहा था कि वहाँ महिलाओं को जो मासिक राशि दी जानी है जी, उसमें यह संघर्ष है कि बहू को देनी है कि सास को देनी है जी। और अगर 4 बहुएं हैं तो किस बहू को देनी है, छोटी बहू को कि बड़ी बहू को, और अगर घर में दादी भी है तो किस महिला को देनी है जी। ये परिवारों को विभाजित करने का एक नया तरीका है, परिवारों को बांटने का नया तरीका है। ये मुझे लगता नहीं है, ये फिजिबल नहीं है। आप पाएंगे कि जितना भ्रष्टाचार मुफ्त का अनाज जैसे जा रहा है मंडियों में, जो बंटता है, बोगस राशन कार्ड का जो मामला है, वो ये भी एक नए भ्रष्टाचार के सोर्स को उजागर करेगा। कुल मिला के देश कहीं नहीं है। श्रवण जी ने सीधे तौर पर टिप्पणी की। वापस आता हूं सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास। अनुत्तरित रह गए थे मेरे 2 प्रश्न। पुरानी पेंशन के संदर्भ में भी आपने बताया नहीं। मनमोहन सिंह जैसा महान अर्थशास्त्री जब देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ था, तब इस पेंशन योजना के संदर्भ में उन्होंने महसूस नहीं किया कि ये लागू होनी चाहिए। तो कौन ना समझता, मनमोहन सिंह या आज का कांग्रेस का नेतृत्व? ये सवाल है। और दूसरा सवाल, हिमाचल प्रदेश में घोषणाओं के साथ आ तो गए, पर अब अपने ही कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लाले पड़े हुए हैं। इसके बावजूद भी प्रियंका गांधी, जो हिमाचल में आजकल बहुत समय गुजारती हैं, मध्य प्रदेश में नए ऐलान करने के संदर्भ में
कहीं कोई आवाज कांपी नहीं। क्यों सुरेंद्र जी? दोनों के उत्तर मिले तो चर्चा को विस्तार मिले। ये बड़ी आवश्यक है जी। राजनीति में, और पत्रकारिता के अजात शत्रु हैं श्री श्रवण गर्ग जी, तो हम उनकी बातों का पूरा सम्मान करते हुए तो हम 3-4 बिंदु उनके सामने रखना चाहते हैं ताकि विमर्श को आप बहुत बड़े और अगले आयाम पर ले जा सके। जी। पहली बात तो जो इन्होंने कहा कि साहब दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा, तो मैं श्रवण जी के सिर्फ नॉलेज में ला रहा हूं, मैं उन जितना विद्वान नहीं हूं। अगर आपको याद हो, अमेरिका ने $80 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया है किसानों को। फ्रांस लगातार पर एकड़ सब्सिडी देता है अपने किसानों को, डायरेक्ट देता है। अमेरिका $80 बिलियन दे रहा है कि आप ये फसल उगाइए या ये नहीं उगा, अगले 5 साल के लिए है ये। स्वीडन न्याय की योजना पे ऑलरेडी काम करता है, वहां पे लागू रहती है, और खाली खेती के किसानों पर नहीं रहती है, बाकी लाइव स्टॉक के किसानों पर और बाकी चीजों के किसानों पर। खैर, ये ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अकेली ला रही है, कांग्रेस पार्टी नहीं ला रही। कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था में पहले से अंग है कि साहब सब लोगों को सबल बनाया जाए, बैसाखी देकर के नहीं। जिन लोगों को भी 1500 रुपए, मैं आपको बताऊं, मेरे बाबा को और मेरे नाना को, पर मेरे नाना पंजाब के हैं, उनको जब 1000 रुपए की पेंशन वृद्धावस्था देने की बात की तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई मुझे नहीं जरूरत है। लेकिन वहीं पर अगर आप ये कहें कि जिसे जरूरत है, जिसके घर में 1000 रुपए जिस वृद्ध के पास जाते हैं तो उसकी दवाई का खर्चा निकलता है, एक बात। उसी तरीके से चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे युवाओं की बेरोजगारी भत्ते की बात हो, ये सारी की सारी चीजें भ्रष्टाचार की बात नहीं है, लोगों को ऊपर उठाने की बात है श्रवण जी। और मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि किसान को, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे कोई और सरकार रही हो, अगर उस वक्त के हिसाब से सही अगर उनकी फसलों का उचित मूल्य दे दिया गया होता तो किसान की कर्ज माफी नहीं करनी पड़ती, नंबर 1। नंबर 2, एक तरफ आप जब बात करते हैं तो एक तरफी बात होती है। 5% जो हमारे उद्योगपति लोग हैं या जो हमारे सरमाएदार लोग हैं, उनके बेल आउट पैकेज पर कभी किसी ने कोई चर्चा नहीं की, किसी पत्र में नहीं निकलता। गुलाबी अखबार जिसको आप इकोनॉमिक के अखबार कहते हैं, उनमें कभी ये नहीं निकलता कि साहब 1,80,000 का पर ईयर का बेल आउट पैकेज हमेशा क्यों दिया जा रहा है, एनपीए यूनिट्स को क्यों किया जा रहा है, हजारों लाखों करोड़ रुपए के कर्ज क्यों माफ किए जा रहे हैं, 11-11 लाख करोड़ के कर्ज जो हैं वो एनसीएलटी में क्यों डाले जा रहे हैं। 5 लाख करोड़ की कंपनी या 2 लाख करोड़ की कंपनी, उसके बाद वही आदमी रोहिया जो एसआर वाला है वो क्या नाम एनसीएलटी में डाल देता है और उसी को अपने बैकडोर से 40,000 करोड़ में खरीद लेता है। बाकी पैसा किसान से जरूर आप 1 बीघे जमीन क्या नाम, किसान को 2 लाख रुपए आप कर्ज देंगे और 5 एकड़ उसकी जमीन गिरवी रख लेंगे और उसके बाद किसान आत्महत्या पे मजबूर हो जाएगा। थोड़ा सा मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि यहां पर जो लोग अपने इस गुरूर में हैं कि साहब हमारे टैक्स से पैसा क्या नाम देश चलता है, तो मैं उनको यह भी बता दूं कि 84% हमारा अप्रत्यक्ष कर है, सिर्फ 14% प्रत्यक्ष कर है। 14% वाले ये लोग कतई ना सोचे कि वो देश चला रहे हैं। 84% जो हमारा क्या नाम अप्रत्यक्ष कर है, साबुन पर, तेल पर, मंजन पर, कंघी पर, पेट्रोल पर क्या नाम, और अब तो एक नया कर इन लोगों ने लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सेस के नाम से। 3 रुपए 49 पैसे की क्या नाम वो थी एक्साइज ड्यूटी कांग्रेस के समय में डीजल पर, आज की डेट में 32 रुपए थी, अब इन्होंने 23 रुपए करी। उसकी जो संगठित लूट हुई उस पर कोई जवाब नहीं मिलता। हम जब इस बात को ये कहते हैं कि साहब इन सब लोगों को सहायता मिलनी चाहिए ताकि ये देश के समग्र क्या नाम योगदान में आगे आ सके, तो क्या बुरा करते हैं, हम ये करेंगे और इससे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। इतिहास ने इसको प्रूफ किया है। जब जब हमने सब्सिडी दी है, ईमानदारी से सब्सिडी दी है, अगर उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई है तो देश का किसान भी सबल हुआ है, देश में नौकरियों के भी अवसर आए हैं। और हम आपको एक चीज और आश्वस्त करना चाहते हैं कि साहब हम आने वाले समय में रोजगार के अवसरों को बिल्कुल बढ़ाएंगे। महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, आज की डेट में भी आप देखें पूरे देश का अगर सबसे अच्छा कहीं मॉडल है तो वाईएसआर साहब ने आंध्र प्रदेश में किया था, राजशेखर वाईएसआर साहब ने, और अमेठी और रायबरेली में श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप में किया था। वो लोग नहीं लेते हैं 500 रुपए। फिर एक बात, दूसरी आप आ जाइए ओल्ड पेंशन स्कीम पे। निश्चित तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खत्म की थी,
खत्म करके उसके जो दुष्प्रभाव थे वो हमें अब पता चले, तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करना चाहते हैं। न्यू पेंशन स्कीम में जो आदमी रहना चाहे वो रहे, नहीं बाकी लोगों को अगर हम संरक्षित और सुरक्षित करना चाहते हैं तो इसमें क्या बुरा कर रहे हैं, किसी को क्या नाम क्यों परेशानी हो रही है। तीसरी बात जो आप अभी एक और आप क्वेश्चन कर रहे थे, मैं मेरे दिमाग से हट गया, हिमाचल के संदर्भ में कर रहा था, दिमाग से हटाने की जरूरत तो नहीं है, सवाल जीवंत है, मेरे दिमाग से नहीं हटा सुरेंद्र जी। हाँ बिल्कुल नहीं मैं आपको हिमाचल का भी याद आ गया था, मैं हिमाचल के भी संदर्भ में बताता हूं। पिछले 8 महीने का जीएसटी दिल्ली सरकार ने हिमाचल को नहीं दिया है जी, और ये जो हम लगातार मांग कर रहे हैं जीएसटी आने दीजिए। एक आध दिन में यही प्रॉब्लम पंजाब सरकार में भी आई थी। जब पंजाब में आप पार्टी की सरकार आई तो भारतीय जनता पार्टी ने आज सारी की सारी जीएसटी का ईमानदारी से जो 42% हिस्सा है वो सारे राज्यों को समय से हर महीने मिल जाना चाहिए। लेकिन ये केंद्र की सरकार इतनी भ्रष्ट और इतनी बेईमान सरकार है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के राज्य हो चाहे वो विपक्षी दलों के राज्य हो, सबके 6-6 महीने से ज्यादा के ड्यूज अपने पास रखे हुए, और उसके बाद कहते हैं कि साहब कर्ज ले लो। जीएसटी का पैसा नहीं मिला इसलिए हिमाचल के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, ऐसा सुरेंद्र राजपूत जी का दावा है। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, वो विपक्ष की पार्टियों को जीएसटी का पैसा समय पर नहीं देती है, इसलिए तनख्वाह नहीं मिली। लेकिन भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में है और यहाँ पर कर्मचारियों को तनख्वाह समय पर मिल रही है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार और यहाँ पर भी तनख्वाह समय पर मिल रही है। लेकिन हिमाचल में जो सुक्खू जी की सरकार अभी व्यवस्थित में आई है, नई घोषणाओं के साथ, नए वादों के साथ में, नई बंदरबाट के संदर्भ में, वो तनख्वाह नहीं दे पा रही है। सवाल रहेगा इस बात को लेकर। पुरानी पेंशन योजना के संदर्भ में सुरेंद्र राजपूत जी का तर्क है, भाई बात समझने की कोशिश की, दुष्परिणाम अब समझ में आए हैं। मनमोहन सिंह खामखा में ही हम लोग इतने बड़े अर्थशास्त्री के तौर पर सम्मान देते हैं, उनको समझ में नहीं आया। समझ में आया तो वर्तमान के कांग्रेस नेतृत्व को समझ में आया कि क्या चीज बेहतर है और क्या चीज नुकसानदेह है। मनमोहन सिंह जी को नए सिरे से अर्थशास्त्र पढ़ना चाहिए शायद, लेकिन मुझे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाना है और चर्चा बढ़ाने के लिए एक बार फिर रजनीश जी आपके पास आना है। श्रवण जी का आरोप है आप लोगों की प्राथमिकता में देश रहा ही नहीं, आप लोगों की प्राथमिकता में केवल सत्ता है। सत्ता में आने के लिए जो भी करना पड़े कर देंगे, चाहे देश उसकी कितनी भी बड़ी कीमत आने वाले समय में चुका है। आरोप है आपके संदर्भ में सीधा, क्या कहते हैं आप? देखिए, बड़े सम्मान पूर्वक मैं श्रवण जी की बातों को बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहा था। उन्होंने कई ऐसी बातें की और एक्सप्लेन भी किया जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रविवार को महारैली के दौरान रामलीला में जो उन्होंने कहा कि एक सत्येंद्र जैन और एक मनीष सिसोदिया को जेल में बंद करने से क्या होता है, हमारे पास सैकड़ों हैं, उनका जो उन्होंने विश्लेषण किया वो गलत तरीके से किया। वो किस संदर्भ में कहा ये आप भी समझे और लोग समझे। हमारा ये आरोप है पहले कि हमारे दोनों नेताओं के गलत आधार पे केंद्र की सरकार ने ईडी और सीबीआई के माध्यम से फंसाया। वो ये चाहते हैं कि जो मनीष सिसोदिया जी ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाए और सत्येंद्र जैन जी ने हेल्थ के सेक्टर में मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से जो एक क्रांति लाई, उस क्रांति को रोकने के लिए मनीष सिसोदिया जी को और सत्येंद्र जैन जी को केंद्र सरकार ने झूठे केसों में मुकदमे में जेल में डाला। विषयांतर हो जाएगा, लेकिन आपने जो बात कही ना, इस पे एक सवाल करता हूं आपसे, इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। ये केंद्र सरकार तो आपको बर्दाश्त नहीं करती, ये तो आपका सीधे से आरोप है। और जिस तरीके से आपने दिल्ली में बैठकर भारतीय जनता पार्टी को लगातार 3 बार शिकस्त दी है, तो हम आपकी बात पे एतबार भी कर लेते हैं। ये आपसे सवाल ये है, केंद्र सरकार षड्यंत्र कर रही है तो ठीक, पर आपको किसी भी कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है तो कैसे मान लें आप बेकसूर हैं। यह वो देश है जहां पर अदालतें आज भी, चाहे केंद्र की हो या राज्य की, पूरी दमदारी के साथ फैसले दे रही हैं, पर ना तो मनीष सिसोदिया को राहत मिली, ना सत्येंद्र जैन को राहत मिली। अगर आप इतने ही मासूम हैं, इतने ही बेकसूर हैं, तो ये देश की सर्वोच्च अदालतें आपके संदर्भ में राहत देने को लेकर तैयार क्यों नहीं है? मैं आपके सवाल को जवाब देता हूँ। लास्ट लाइन पहले मैं श्रवण जी का कि श्रवण जी ने यह कहा कि क्यों नहीं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि यदि वो शिक्षा को की क्रांति को रोकने के लिए मनीष सिसोदिया को जेल में रखना चाहते हैं तो हमारे पास एक नहीं 100 मनीष सिसोदिया हैं। यदि वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई क्रांति को रोकने के लिए यदि सत्येंद्र जैन को जेल में डालते हैं
तो हमारे पास एक सत्येंद्र जैन नहीं, आम आदमी पार्टी के पास 100 सत्येंद्र जैन है, जिनका मतलब यह है कि ना शिक्षा के क्षेत्र के काम को रजनीश जी, एक बात कहूंगा मैं, अरविंद केजरीवाल जी ने एक बयान से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की अहमियत को राय बराबर बना दिया। हम तो मानते थे इस बात को कि मनीष सिसोदिया बहुत ही योग्य, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही मेहनती, बहुत ही दूरदर्शी किस्म के व्यक्ति हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कमाल का काम किया। अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया क्या आएगा, मनीष सिसोदिया कर दो, 100 पड़े हैं मेरे पास में, एक नहीं है, कोई भी कर देगा। एक नहीं 100 सत्येंद्र जैन है, क्या स्वास्थ्य के संदर्भ में खाम में सत्येंद्र जैन को आप इतना महिमा मंडित कर रहे हो, 100 पड़े मेरे पास, कोई भी कर देगा। अपने ही नेताओं का ऐसा मान मर्दन वाकई हमने कभी नहीं देखा। श्रवण जी की बात तो आपको रास नहीं आई, पर आपकी बात मुझे भी समझ में नहीं आई। मतलब इतने गए गुजरे थे मनीष सिसोदिया, 100 पड़े। जिस प्रकार से देखिए हिमांशु जी, आप लोग विद्वान आदमी हैं और बड़े बातों को घुमा रहे हैं। जिस तरह से सरवन जी ने गलत एक्सप्लेनेशन किया उनकी बात को, अब आप गलत एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उनकी बात को। उन्होंने कभी भी मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी के कामों को, उनकी निष्ठा को और उनके जो इंटेलिजेंसी जो काम किया है उनको राय वो नहीं किया है, बल्कि यह है कि जो आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं सभी उनकी तरह, सभी इवन सभी के सभी कर्मठ व्यक्ति हैं, सभी विद्वान व्यक्ति हैं। केवल आम आदमी पार्टी में एक मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी विद्वान और ईमानदार व्यक्ति नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी में बहुत सारे नेता अभी उनके नेतृत्व में ही काम किया। अब हमारी जो आतिशी मैडम है, आतिशी मलेना जी शिक्षा मंत्री हैं, बेहतर काम कर रही हैं। आप जाके उनको देखिए, उन्हीं के मॉडल पे काम कर रही हैं। मनीष सिसोदिया का ना रहना कोई मायने नहीं रखता है, रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है, सत्येंद्र जैन रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है, बहुत है लाइन में लगे हुए। अब आप उसके बाद कह रहे हैं आप मेरी बात को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। हम तो वही समझ रहे हैं जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो विषय था उस विषय पर आपने टिप्पणी की नहीं। श्रवण जी का सीधा आरोप था कि अब राजनीतिक दलों की प्राथमिकता में देश नहीं है, सत्ता है। अनुत्तरित रह गया मेरा यह प्रश्न रजनीश भास्कर जी के साथ। शायद चिंतामणि जी से कोई चिंतन निकले इस संदर्भ में, तो चिंतामणि जी आपसे जानना है। प्रधानमंत्री जी स्वयं बड़ा इनकार कर रहे थे, बहुत नाराज हो रहे थे, ये फ्रीबी के खेल में मत पड़ो, ये लोग देश को बर्बाद कर देंगे, पर हो तो उल्टा रहा है। क्या हो गया? देश का आपकी नीतियों पर भरोसा नहीं रहा, देश का आपके नेतृत्व पे भरोसा नहीं रहा, आप तो खुद ही फ्रीबी की होड़ में शामिल हो गए। अपने ही प्रधानमंत्री, अपनी ही पार्टी के सर्वोच्च नेता, अपने ही पार्टी के द्वारा बताए गए विश्व स्तरीय नेता की बात की ऐसी अवहेलना क्यों घबरा गए आप इतना? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमें दोनों में अंतर करना पड़ेगा कि लालच देकर के सत्ता में आना और सत्ता में आए हुए जन कल्याणकारी कार्य करना, ये दोनों में अंतर है। अब प्रधानमंत्री जी ने सबके प्रधानमंत्री आवास बनाने 3 करोड़ 5 करोड़ से ज्यादा आवास बन गए, तो आप इसे फ्री भी कहेंगे? नहीं भाई, जो भी समाज का सत्ता का जो अतिरिक्त पैसा है वो जन कल्याण में लगना चाहिए। अच्छा, आप ही फर्क बताओ चिंतामणि जी, क्या फ्री भी है और क्या फ्री भी नहीं है? नारी शक्ति सम्मान के तहत कमलनाथ जी 1500 रुपए देने का ऐलान करते हैं, ये फ्री भी है। और लाडली बहना योजना के तहत शिवराज सिंह चौहान 1000 रुपए महीना डालने लगे हैं, ये जन कल्याण है। इस फर्क को आज समझाई दीजिए चिंतामणि जी, हम लोगों का भी तो ज्ञान बढ़े ना आपसे, ऐसी भी क्या कमी रह जाए, बताइए आप। देखिए, सत्ता में आने के लिए जो वादे इन्होंने किए पहले भी पूरे नहीं किए। भाई, इन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया क्या? जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके लोन माफ कर देंगे, किया क्या? महिलाओं को स्कूटी देंगे, मोबाइल देंगे, दिया क्या? किसानों कर्जे माफ कर देंगे, किया है क्या? नहीं किया कुछ भी। तो भाई इन्होंने वहां भी कुछ नहीं किया, तो इसलिए इनकी जो बात है कि हम ये दे देंगे, हमें सत्ता दो। लेकिन जहां ये सत्ता में और इन्होंने इससे बड़ी बड़ी योजनाएं लागू की हैं, और इसलिए दोनों में हमें अंतर करना पड़ेगा। फिर भी मैं सैद्धांतिक रूप से आपकी इस बात के साथ हूं कि हमें देश का कल्याण और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, स्थायी प्रकृति के कामों पर पहला पैसा लगाना चाहिए, ताकि लंबे समय में उसका विकास। चिंतामणि जी ने, श्रवण जी देखिए आपके सवाल का उत्तर दिया है। चिंतामणि जी ने बताया कि देश हमारे ध्यान में है, पर देश का कल्याण तो तभी कर पाएंगे ना जब सत्ता में रहेंगे। सत्ता में बने रहने के लिए ये सब करना जरूरी है। क्या कहते हैं इस मजबूरी के संदर्भ में आप? देश है ध्यान में श्रवण जी, देश कहीं खोया हुआ नहीं है ध्यान से, पर अच्छा है जो जिजीविषा है उसके लिए सत्ता में रहना भी जरूरी है। तो कमलनाथ
सत्ता में आने के लिए ऐलान कर रहे हैं, पर उसमें अंतर है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए प्रयास कर रही है। क्या आप इस प्रयास की सराहना नहीं करेंगे श्रवण जी? आखिरी दौर की बातचीत। नहीं, मैं बिल्कुल करूंगा। जो चिंतामणि जी हमारे पुराने मित्र हैं वो ये कह रहे हैं जी कि ये लोग जो हैं ये सत्ता में आने के लिए लालच दे रहे हैं और हम सत्ता में बने रहने के लिए लालच दे रहे हैं, तो दोनों में बड़ा फर्क है जी। तो इसलिए सम्मान करना चाहिए। हिमांशु जी, देश की जनता क्या सोचती है? जी मैं राजपूत जी की बात को अभी चुनौती नहीं दे रहा हूं क्योंकि समय नहीं है कि यूरोप में और अमेरिका में जो फार्म सब्सिडी दी जा रही है वो किस काम के लिए दी जा रही है जी। और अमेरिका का यूरोप के साथ क्या झगड़ा चल रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर। जी मैं उस बहस में नहीं पड़ना चाहता। बहस यह है कि क्या अमेरिका में और यूरोप में महिलाओं को $1500 और $3000 दिए जा रहे हैं? जी वहां बिजली मुफ्त में दी जा रही है क्या? वहां सत्ता प्राप्ति के लिए गैस का सिलेंडर मुफ्त दिया जा रहा है या $500 में दिया जा रहा है, $1500 में दिया जा रहा है? ये बड़े मुद्दे हैं और देश या दुनिया वहां कहां जा रही है और हम कहां ले जा रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा है। मेरा राजपूत साहब आपसे कोई विरोध नहीं है, मेरा केवल यह निवेदन है कि हम एक जो कांग्रेस में नया नेतृत्व उभर रहा है उससे जो देश को उम्मीदें हैं उसकी तरफ देख रहे हैं कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वो जो पुरानी कांग्रेस थी उसी कांग्रेस की तरफ लौटना चाहती है कि कोई नई कांग्रेस देना चाहती है? क्या वो शिवराज सिंह को कॉपी करना चाहती है या अरविंद केजरीवाल उनके सामने है चुनौती के रूप में, उनसे उनकी टक्कर है? ये कुल मिला के मुद्दा ये है और देश का आदमी, देश का नागरिक बहुत देख रहा है बारीकी से कि अगर उसको चुनाव करना है तो वो किस आधार पे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में करेगा। उसमें उसको थोड़ा सा भी निराशा हो रही है, पर आप जैसा कह रहे हैं हो सकता है आने वाले दिनों में वो निराशा आप दूर करवा देंगे। तो ये श्रवण जी का कहना है। मेरा कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी को चूंकि सीधे संबोधित किया श्रवण जी ने, तो इसलिए सुरेंद्र जी का अधिकार बनता है कि वो उस पर टिप्पणी करें। जी सुरेंद्र जी, मेरे पास समय सीमित है, फिर भी पूरे सम्मान के साथ। मैं बिल्कुल बहुत शुक्रिया सर। श्रवण जी को पूरे सम्मान के साथ, ये हमारे बड़े भी हैं और इनको पढ़ करके हम लोग बड़े हुए। तो श्रवण जी, मैं आपको जिम्मेवारी से आश्वस्त करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भाजपा या किसी अन्य राजनीतिक दल की कतई नकल नहीं कर रही, अपने अतीत के अनुभव पर भविष्य का निर्माण करने की बात कर रही है, जिसमें एक बहुत स्पष्ट रूप से कहावत है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आज की डेट में अगर आप यूरोप अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकते तो यूरोप और अमेरिका के जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आम आदमी के ऊपर पड़ते हैं उनसे भी कंपेयर नहीं कर सकते। अगर वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर सेस लगा करके 6-6, 10-10, 20-20% और 30-30% एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके कोई चीज पैसे की धन की लूट कर रही है, तो सच बात यह है कि आम आदमी को उससे कहीं ना कहीं जो है राहत देने के लिए अगर कांग्रेस पार्टी एक समग्र विकास की बात करती है और वो धन्ना सेठों की जगह पर आम आदमी को देने की बात करती है, तो मेरे ख्याल से इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसका स्वागत होना चाहिए, सुरेंद्र राजपूत जी का कहना है। पर कैसे स्वागत करेंगे हम देश के संदर्भ में? इस देश में न्यूनतम वेतन के संदर्भ में कानून है। कोई प्राइवेट व्यक्ति, कोई प्राइवेट कंपनी अपने यहां पर कार्यरत लोगों को अगर न्यूनतम वेतन जो शासन के द्वारा निर्धारित होता है, जैसे कलेक्टेड दर के रूप में भी कहा जाता है, अगर नहीं देती है तो वो कानून में अपराध करता है, दंड का भागी होता है। लेकिन यही सरकारें अपने यहां पर काम करने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, आंगनवाड़ी सेविकाओं को, आशा कार्यकर्ताओं को, होमगार्ड को उस न्यूनतम वेतन को देने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद दावा करती है कि हम लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए कृत संकल्पित है और जो कुछ भी कर रहे हैं उस भावना के तहत कर रहे हैं। आप अपने ही कर्मचारियों को, उनको न्यूनतम
मर्यादित जीवन जीने के लिए जो आपने ही राशि तय की वो देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो दावा करते हैं क्या देखो हम आपके जीवन में कितना क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए ये सब करने के लिए तैयार है। साफ दिखता है दावे कुछ और हैं, चाहत कुछ और है। दावा है कि देश बदल देंगे, चाहत केवल इतनी है कि हम अपने आप को बदल लेंगे बस सत्ता में आने के लिए। ये होड़ देश को कहां ले जाएगी, इस पर अब इस देश के नागरिकों को विचार करना होगा, इस देश के मतदाताओं को विचार करना होगा। अगर देश का मतदाता तात्कालिक प्रलोभन के लिए फैसले लेता रहेगा तो इन दलों की होड़ और आगे बढ़ेगी। और अगर मतदाताओं ने देश को प्राथमिकता में रखा, जो श्रवण जी बात कर रहे थे कि इनके लिए देश कहीं नहीं है, पर क्या इस देश के नागरिकों के लिए, इस देश के मतदाताओं के लिए देश प्राथमिकता में है? ये सवाल है। आने वाला समय ही इसका उत्तर देगा और उस उत्तर का हमें इंतजार रहेगा। आप सभी मेहमानों को धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है आज के शेर का, तो हमारा शेर कहता है कि अपनी गुर्बत की कहानी हम सुनाए किस तरह, कि अपनी गुर्बत की कहानी हम सुनाए किस तरह, रात फिर बच्चा हमारा रोते रोते सो गया। इबरत मछली शहरी ने जो वेदना, जो बेबसी इस शेर में व्यक्त की है, वो इस देश के आम नागरिक की व्यथा है। देखें इस व्यथा को कोई सुनेगा, इंतजार रहेगा। अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सदा प्रणाम।